नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल सिलेक्शन गाइड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 10 और 12 अप्रैल को एसबीआई क्लर्क का मेंस होने वाला है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एसबीआई पीओ मेंस होने वाला है, उसमें भी काम आने वाला और एसबीआई क्लर्क मेंस में भी। साथ ही साथ इसका एआईसी का भी एग्जाम है, उसमें भी आपको एक करंट अफेयर्स देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप सेशन को ध्यान से देखें और कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि विच एआई ड्रिवन आंसर इंजन हैज पेटीएम पार्टनर विद, मतलब कि कौन से एआई ड्रिवन इंजन जो है सर्चिंग इंजन उसके साथ पेटीएम ने पार्टनरशिप किया है। तो उसका जो सही आंसर है वो है परप्लेक्सिटी। क्या है? परप्लेक्सिटी। देखिए परप्लेक्सिटी क्या है? एक एआई इंजन है जिसके थ्रू कस्टमर्स जो है उसको रियल टाइम सॉल्यूशन मिलेगा, रियल टाइम सजेशन मिलेगा कि उनको क्या, उनके लिए क्या परचेजिंग ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से उनको सजेशन देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो किसके साथ पेटीएम ने पार्टनरशिप किया है? परप्लेक्सिटी के साथ। तो इसके बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो हम परप्लेक्सिटी है ये कहाँ की बेस्ड कंपनी है? ये आई कंपनी है, ये है यूएसए बेस्ड। इनके जो सीईओ है, मतलब सीईओ या फाउंडर आप कह सकते हैं, जो सीईओ है कौन है? अरविंद श्रीनिवास। क्या नाम है इनका? अरविंद श्रीनिवास। इन दोनों 3 लोगों के साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट करी थी, जिसमें नाम था डेनिस यार्ड्स, जॉनी हो और एंडी क्वेंस। बाकी सब यूएसए के लोग थे। बाकी एक अपने इंडिया के जो लोग थे उनका नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम क्या है? अरविंद श्रीनिवास। कंपनी का क्या नाम है? परप्लेक्सिटी। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। एआई ने एआई कौन सी एआई कंपनी के साथ पेटीएम ने पार्टनरशिप किया है? इसका नाम है परप्लेक्सिटी। यूएसए बेस है और सीईओ है अरविंद श्रीनिवास। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट मोड वाज स्टडी ग्रोथ व्हाइल यूपीआई ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। लास्ट मंथ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है उसमें थोड़ा डिक्लाइन आया है। तो बट यूपीआई में तो डिक्लाइन आया है, बट कौन से पेमेंट मोड में इंक्रीमेंट हुआ है? तो उसी के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टैग और एईपीएस। एईपीएस आपको पता होगा सबको क्या होता है, तो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जब आप किसी अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवा लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी सीएसपी से या फिर जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू जहां से भी पैसा ट्रांजैक्शन अलाउड होता है वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी को कहते हैं ईपीएस। इसी के साथ साथ एईपीएस के थ्रू डीबीटी के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एईपीएस के थ्रू ही होता है। जैसे आपका गैस सब्सिडी हो गया या जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी होता है वो किसके थ्रू आता है? एईपीएस के थ्रू आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेट टीम पार्टनर विद सिटी यूनियन बैंक फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ऐसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और क्वेश्चन करवाया था सिटी यूनियन बैंक का, कि सिटी यूनियन बैंक ने किस आईपीएल टीम के साथ पार्टनरशिप किया था। तो उसका क्या आंसर था आप उसका ही बताइएगा अगर आपको पता हो। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि क्या था उसका आंसर। और इसका जो आंसर वो है चेन्नई सुपर किंग। क्या नाम है इनका? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच बैंक वाज फाइंड 66 लाख बाय आरबीआई फॉर
रेगुलेटरी वायलेंस। आपको पता है, मैंने बताया था जब मैंने आपको आरबीआई करवाया था, तो कि जो आरबीआई क्या करता है, बैंकों का मॉनिटरिंग करता है। जितने भी बैंक हमारे इंडिया में काम करते हैं, चाहे फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे आरबीज हो, कोऑपरेटिव हो, जो भी बैंक है उनका आरबीआई मॉनिटरिंग करता है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते उन पे आरबीआई कुछ पेनल्टी भी लगाता है। और कितनी बार अगर ज्यादा फिर भी फ्रिक्वेंटली वो लोग अगर वायलेशन करते हैं तो उनका लाइसेंस तक कैंसिल कर सकते हैं आरबीआई। तो फिलहाल आरबीआई ने किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस पे 66.6 लाख का रेगुलेटरी वायलेशन के लिए फाइन लगाया, उसका नाम है एचएसबीसी। एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी के बारे में मैंने आपको एक और बात बताया था कि इंडिया में जो फर्स्ट एटीएम इशू हुआ था, किसने किया था? फर्स्ट एटीएम इन इंडिया वाज इशूड बाय कौन था? एचएसबीसी था। एचएसबीसी। एचएसबीसी का फुल फॉर्म अगर आप में से किसी को पता हो तो टाइप कीजिएगा कि क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एचएसबीसी का फुल फॉर्म है, बताइए अगर आपको में से किसी को पता हो तो टाइप कीजिएगा, अदरवाइज मैं बता देता हूँ आपको। एचएसबीसी का फुल फॉर्म होता है हांगकांग हांगकांग एंड हांगकांग एंड Shanghai, हांगकांग एंड Shanghai बैंकिंग कॉरपोरेशन। क्या होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1865 में। कब हुआ था? 1865 में। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? एचओ कहाँ है? लंदन। भले नाम है इसका हांगकांग एंड शंघाई, बट हेड ऑफिस कहाँ है? लंदन में। चलिए, इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्रिसल्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 26 फाइनेंशियल ईयर 26? तो कितना है इसका? जो आंसर हो जाएगा आपका 6.5%। कितना उसने फोरकास्ट किया है? 6.5%। चलिए अब देखते हैं किन आपको क्रिसिल के बारे में और क्या पता होना चाहिए। क्रिसिल के बारे में पता होना चाहिए आपको कि क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये होता है क्रिसिल का फुल फॉर्म। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या होता है? एनालिटिकल कंपनी है जो ये देखती है कि किसका फोरकास्टिंग क्या जाने वाला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ये किसकी सब्सिडी है? एक सब्सिडी है ये मदर कंपनी नहीं है, एक सब्सिडी कंपनी है जिसकी एस&पी की। एस&पी कहाँ की कंपनी है? एस&पी रेटिंग है कहाँ की? यूएसए की। ठीक है, उसका ये क्या है? सब्सिडी है। और क्रिसिल के सीईओ कौन है इंडिया? सीईओ क्या नाम है उनका? अमीश मेहता। चलिए ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें आपको मिनिमली गेटिंग आपसे परसेंटेज पूछ लेगा कितना फोरकास्ट किया, वही आपको ध्यान रखना। बट मैं साइड इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे देता हूँ, ये देखने में तो एक ही क्वेश्चन है बट उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करवाता हूँ 25, तो आप ये मान के चलिए आप कम से कम 70-75 क्वेश्चंस कर होते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन के साथ में 2-3 इन्फॉर्मेशन तो आपको एक्स्ट्रा बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 रुपीज नोट हैव रिटर्न टू द बैंकिंग सिस्टम। में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास आएगा अभी तो। ये क्या आता है, 98.18% पैसा अभी गवर्नमेंट के पास वापस आ गया आरबीआई के पास। इसका मतलब है कि अभी भी कितना पैसा बच गया, 1.82% 2000 का करेंसी बैंकिंग सिस्टम में बैक नहीं आया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय 2025 हाउ मच मार्केट वैल्यू इज इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू जनरेट। कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 ट्रिलियन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा डाटा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, who was appointed as RBI's new executive director recently। तो किनको बने, ऑप्शन क्या है, रघुराम जी राजन, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, डॉक्टर अजीत रत्नाकर, वैगल आचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रत्नाकर जोशी। आरबीआई के जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंटली जिनको अपॉइंट किया गया, उनका क्या नाम है, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। तो जब हम आरबीआई के बारे में पढ़ रहे, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जब हम किसी चीज का बैंक के बारे में पढ़ते हैं तो उसका डिटेल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का कितने जोन में बस बटा हुआ डिवाइडेड है, आरबीआई डिवाइडेड है 4 जोन्स में। कितने रीजनल ऑफिस हैं आरबीआई के, रीजनल ऑफिस हैं 19। कितने रीजनल ऑफिस हैं, 19। इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और 2 इन्फॉर्मेशन और बताया था। वो क्या था, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे, क्या नाम था उनका, सर ऑसबर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, फर्स्ट कुछ हटा देते, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। लगभग यहाँ पे मैंने आपको पूरा आरबीआई करवा दिया इन शॉर्ट। आरबीआई गवर्नर कौन है फिर अभी प्रेजेंट में, संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई के कितने जोन हैं, 4 जोन हैं। कितने रीजनल ऑफिस हैं, 19 रीजनल ऑफिस हैं। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबर्न स्मिथ थे। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो कौन थे, सीडी देशमुख थे। अभी जो रिसेंटली का आंसर क्या था, अजीत रत्नाकर जोशी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोन पे लॉन्च द इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन हेड ऑफ विच इवेंट। कौन से इवेंट पे किया था उन्होंने, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे किया था। क्या किया था, फोन पे लॉन्च द इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन हेड ऑफ विच इवेंट। तो क्या नाम था उसका, नाम था इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब होता है, 8 मार्च ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, कब होता है, 8 मार्च। चलिए फोन पे के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फोन पे कहाँ की कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। चलिए अब कर्नाटका की बात हुई तो कर्नाटका के जो सीएम है उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यार कर्नाटका के गवर्नर और सीएम कौन है। चलिए अब नेक्स्ट एक, फोन पे इनके सीईओ कौन है, सीईओ है समीर निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द YoB ग्रोथ इन सेबीज टोटल इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 2023-4।
इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 48%। वाई भी क्या होता है, वाई वाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। वाई भी क्या मतलब होता है, ईयर ऑन ईयर, मतलब कि जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितना इनकम में इम्प्रूवमेंट हुआ उसी को कहते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 26 बाय S&P ग्लोबल? कितना है 6.5। आपको देखिए यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। क्रिसिल का कितना था, क्रिसिल का भी था 6.5। क्रिसिल किसकी सब्सिडी कंपनी है, S&P की है, तो जो उसने लगाया होगा वो इसने लगाया होगा, तो S&P एंड क्रिसिल कितना है 6.5% फॉर 26। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which company recently acquired a 100% stake in Nuyan Trading Private Limited? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने नुयान ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का 100% एक्विजिशन कर लिया है। ठीक है, कब तक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा शायद। इनका करना है 21 मार्च 2026 तक का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन विल एटीएम विड्रॉल फीस इंक्रीजेस इन इंडिया? क्वेश्चन है कि इंडिया में एटीएम के जो चार्जेस हैं, विड्रॉल फीस जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं फ्री ट्रांजैक्शन के अलावा, उसके चार्जेस कब से बढ़ने वाले हैं? तो उसका चार्जेस बढ़ने वाला है मई 1 2025 से। कितना होने वाला है, अभी जो लगता है वो 20 रुपीज लगता है। ठीक है, कितना लगता है 20 रुपीज लगता है। ये 2 रुपये बढ़ा के कितना हो जाएगा 23 पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। जो आपको मेट्रो में 3 और रूरल में 5 ट्रांजेक्शन मिलता है, उसके बाद जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो चार्जेबल होता है। तो पहले कितना था 21 था, और अभी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये सभी बैंकों के लिए हो जाएगा। आरबीआई को जितने भी एटीएम इंस्टॉलेशन जो भी आप एटीएम अरेंज करते हैं कंपनी, उन सब ने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया था कि चार्जेस को बढ़ाया जाए। उसी प्रपोजल के अगेंस्ट आरबीआई ने जो भी है फी बढ़ा दिया, 21 से कितना कर दिया 23 कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कब से एप्लीकेबल होगा, 1 मई 2025 से। Which bank faced RBI penalties for regulatory non-compliance in March 2025? सबसे ज्यादा जो पेनल्टी लगाता है ऐसे बैंक का मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आरबीआई सबसे ज्यादा पेनल्टी जो लगाता है वो होता है जनवरी से मार्च तक के बीच में। आरबीआई की जो कंप्लायंस और नॉन वायलेशन के लिए सबसे ज्यादा फाइन करता है। ठीक है, सर्विस जो अगर आप कोई भी बैंक अगर सर्विस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो आरबीआई उनके कुछ मॉनेटरी पेनल्टी लगाता है, और बार बार अगर रेगुलेशन होता है तो आरबीआई उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है, और साथ साथ कुछ उन पे पेनल इम्पोजिशन भी लगा सकता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जिन पे उनका बार बार वायलेशन का केस आता है या कस्टमर कंप्लेन आता है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड KLM एक्सिवा फाइनेंस। चलिए अब HDFC बैंक और ये सब आ गया तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि HDFC बैंक क्या होता है। HDFC के CEO है वो मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता देते हैं। HDFC CEO अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग टाइप कीजिएगा, क्या नाम है इनका, शशि द जगदीशन। कहाँ पे हेड ऑफिस, मुंबई में है। और दूसरा पंजाब एंड सिंध के जो है CEO कौन है, पंजाब एंड सिंध के CEO कौन है, पंजाब एंड सिंध के जो CEO है वो है स्वरूप कुमार साहा। क्या नाम है इनका, स्वरूप कुमार साहा। हिंदी में लिख देता हूँ, स्वरूप कुमार साहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ 8th SLC मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय RBI इन गैंगटॉक। इससे देखिए दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। क्वेश्चन ये आ जाए, where was the 8th SLC meeting was organized by RBI, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर गैंगटॉक हो जाएगा। बाकी SLCC क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। SLCC क्या होता है, SLC होता है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इम्प्लीमेंटिंग द बर्ड्स एक्ट एंड कम्बेटिंग डिजिटल फ्रॉड। बर्ड्स एक्ट आपको पता है, बर्ड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? अगर आप पढ़ा होगा आपने कहीं, बर्ड्स एक्ट का मतलब होता है, जो बर्ड्स एक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द बैनिंग, जो इसका फुल फॉर्म होता है मैं वो बता देता हूँ कि द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो बर्ड्स होता है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। इसका मतलब इसमें जो आरबीआई के द्वारा जो डिपॉजिट स्कीम्स है, कुछ ऐसी कंपनीज या कोई ऐसे लोग जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आरबीआई से परमिशन नहीं है या आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं आता है, तो उन्हीं को बैन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ स्कैम किया जाता है, उनको ये हाई रिटर्न का लालच देके कि अगर आप पैसा, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि स्कैम हो जाता है कि ये बोलते हुए कि पैसा डबल कर देना था 15 दिन में, पैसा लेके भाग गए। तो ये सब क्या होता है, अनरेगुलेटेड होता है। तो आरबीआई इन्हीं को बैन करता है जिससे कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो और वो लोगों का जो मेहनत का पैसा है, बचा कमाया हुआ पैसा है, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना कर सके। तो इसका जो इम्पोर्टेंस था, इसका जो मेन फोकस था वो यही था, इम्प्लीमेंटिंग द बर्ड्स एक्ट एंड कॉम्बेटिंग डिजिटल फ्रॉड। आजकल तो आप लोग देखेंगे कि डिजिटल फ्रॉड कितना हो गया, सबसे ज्यादा जो फिजिकल फ्रॉड होता था उससे ज्यादा तो डिजिटल फ्रॉड होगा। तरह तरह के लोगों के पास एक नया स्कीम आता है, उसके तरफ फ्रॉड किया जाता है। तो इसीलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और हम लोग तो देखते हैं कि ऐसा ऐसा केस आता है कि आपको क्या करेगा, यूपीआई मैसेज कर देगा, आपसे बोलेगा कि हमने पैसा भेज दिया गलती से, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देगा, बैंक का मैसेज भी भेज देगा, लेकिन वो फ्रॉड होता है। इसीलिए कभी भी किसी को पेमेंट करें तो बहुत अलर्ट होके करें, सब भी स्कैन करें, यूपीआई से एक बार नाम जरूर कंफर्म कर लें कि इसी नाम से है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन Q3 कितना है करंट अकाउंट डेफिसिट? तो है आपका $11.5 बिलियन। $11.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जब हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से कम होता है, तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, आपने जो सामान था वो बेचा कम है और खरीद ज्यादा लिया, तो इसका जो डिफरेंस होता है उसी को करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SBI Mutual Fund launched which two new schemes to track the BSE PSU बैंक इंडेक्स? तो ये रिसेंट का न्यूज है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, SBI BSE PSU बैंक इंडेक्स फंड एंड SBI BSE PSU बैंक ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड बैंक इंडेक्स फंड। ये सीधा सीधा आंसर है। अच्छा, तो SBI का जब हम बात करें तो आपको SBI म्यूचुअल फंड, तो SBI म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन है? म्यूचुअल फंड क्या नाम है उनका? नंद किशोर। तो SBI की एक सब्सिडरी है, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। SBI के सीईओ कौन है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, CS सेट्टी। क्या नाम है उनका? CS सेट्टी। अगर पूरे नाम की बात करेंगे तो इसमें चल्ला श्री निवेशन वल्लू सेट्टी।
तो उसको CSCRT बोला जाता है। हेड ऑफिस आपको पता ही है मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर हाउ मेनी एडिशनल ईयर्स has RBI extended the amortization period for RIVs to manage pension liabilities? आरबीआई को कितने टाइम का आरबीआई ने आरआरबीज को कितने टाइम का एक्स्ट्रा टाइम दिया कि जिससे अपने आरबीआई की जो उनकी जो पेंशन पॉलिसी की जो लायबिलिटी है उसको मैनेज कर पाए। तो उसके लिए दिया उन्होंने 5 इयर्स, 5 साल। देखिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब आरबीआई में जितने भी एम्प्लॉयज थे 2010 तक, 31 मार्च 2010 तक, उन सभी को आरबीआई को ओल्ड पेंशन देना। तो आरबीआई के पास ऐसा आरआरबीज को ओल्ड पेंशन देना चाहिए। तो आरआरबीज ने ऐसा कोई क्या पेंशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई फंड तो उन्होंने बना नहीं रखा था ना, कोई रिजर्व बना रखा था। तो उसी के लिए एकदम से जो इतना बर्डन आ गया है, तो अगर आरबीआई उनको टाइम नहीं देगा तो उनका तो क्या होगा, बैलेंस शीट कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी के लिए आरबीआई ने क्या किया, उनको टाइम दिया। कितने ईयर का दिया, 5 इयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए दिया, 5 इयर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आरबीआई से कुछ बात कर लेना। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, आपको पता होगा तो बताइएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। India's GDP doubled from 2.1 trillion in 2015 to what value in 2020? देखिए डबल जब बोला है तो आसपास का जो भी होगा वो आंसर ले लेंगे। तो 4.3 ट्रिलियन हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 4.3। आपको एक चीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आरबीआई हमारे जो इंडिया का जीडीपी है, इंडिया जो है वो 26 में 4th नंबर पे आने वाला है वर्ल्ड में। अभी कौन से नंबर पे हम, 5th नंबर पे हम। फिर हम 4th पे आ जाएंगे जापान को ओवरटेक करके। और 28 में हम किस पे आ जाएंगे, 3rd नंबर पे आ जाएंगे। यूएसए, चाइना आफ्टर इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द interest rate set by the RBI for Government of India floating bond rate from March 2024 to September 21-24? कितना आंसर हो जाएगा इसका, 8.34%। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर होगा 8.34%। How much does the Indian government plan to raise through dated security in first half of financial year 26? तो कितना हो जाएगा। डेटेड सिक्योरिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो ये है डेटेड सिक्योरिटी होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कह लीजिए आप। क्या कहते हैं गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सिक्योरिटीज के थ्रू जो कैपिटल रेज करती है या जो फंड रेज करती है उसमें डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है। ऐसी सिक्योरिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मोस्टली ये क्या होता है, 5 इयर्स से लेके 40 इयर्स तक के लिए होती है। कितने तक के लिए होते हैं, 40 इयर्स तक के लिए। उन्हीं को डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है। तो अभी क्या टारगेट है गवर्नमेंट का, 8 लाख करोड़ का। कितने का है, 8 लाख करोड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया रिपोर्टेड a record net profit and a dividend payout increase of what percentage in financial year 24? क्या आंसर हो जाएगा इसका, 33%। 33% जो पब्लिक सेक्टर बैंक को है वो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हमारा वही लास्ट क्वेश्चन था। हमने भी लगभग 20 क्वेश्चन किए। उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, तो आप मान के चले कि 45 क्वेश्चन हमने किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप अपने एग्जाम में इजिली देख सकते हैं, मिलेगा ही आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं आप सबसे ये कहूँगा कि सेशन को पूरा कंप्लीट तक देखिए। इसके साथ मैं कुछ और आपको एड ऑन करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास से, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। बाकी आपको कैसा लग रहा है क्लास, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बताइए, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अच्छा और अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूं। चलिए थैंक यू सो मच। और जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे देते रहिएगा। और
किसी भी तरह से आप कोई भी हेल्प आपको बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल बैंकिंग का हो, चाहे आपका प्रोफेशन का हो, तो मैं आपके लिए इसमें ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।